भैया कार्रवाई हुई है। हाँ, आज दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर एक नशीले इंजेक्शन का व्यापार करने वाला जो एक आरोपी है जयंत राय, पिता अशोक राय, इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे 36 नग इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है इसके विरुद्ध तथा इसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है तथा इसका जो रिकॉर्ड देखा गया तो पूर्व में भी ये सिर्फ इसी व्यापार में जो नशीले इंजेक्शन का व्यापार है इसी में लिप्त रहता है। इसके आधार पर और भी पूछताछ की जा रही है, स्रोत का पता लगाया जा रहा है। भैया किस चीज़ पे जा रहा था, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये हमने उसको बाई का बगीचा का रहने वाला है, गली नंबर 2 के पास से इसको गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी इससे और पूछताछ की जा रही थी। अवैध जो इंजेक्शन कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसके संबंध में पता लगाया जा रहा है। लगभग कितनी कीमत? ये इनकी कीमत अभी लगभग 10,000 की है। और भैया इसमें कोई वाहन जब्त हुआ है? इससे वाहन जब्त नहीं हुआ है, तो ऐसे गलियों में बेच के पैदल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लंदन UK में रॉयल नेशनल होटल में आयोजित प्रवासी समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ MP के सदस्यों से संवाद कार्यक्रम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और कार्य करने का तरीका अद्भुत है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व अद्भुत था। 24 दलों को साथ लेकर चलने की क्षमता, वे भी एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगाकर इंडस्ट्री तक को डायरेक्ट सब्सिडी देना प्रारंभ किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया है, सड़कें बनाई, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापार के दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। हमने सभी संभाग में रीजनल इन्वेस्टर समिट प्रारंभ की ताकि रोजगार के अवसर बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए। मेडिकल कॉलेज 2003 तक से 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में कुल 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 17 सरकारी हैं और 13 निजी क्षेत्र के हैं। अगले वर्ष 12 मेडिकल कॉलेज और तैयार हो रहे हैं। साथ ही प्रदेश में के बाहर महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, कोयम्बटूर भी गए। वहीं मुझे इस बात का संतोष है कि आज की स्थिति में लगभग 2.5 लाख करोड़ निवेश के इंटेंट प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमने अधिकतम लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए। इमरजेंसी में हमने निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आज बदलते दौर में ग्वालियर भी बहुत बदल गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया। ग्वालियर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ग्वालियर क्या सागर वाले कौन बताओ? सागर में तो इन्वेस्टमेंट समिट बताओ, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर। अभी नर्मदापुरम, होशंगाबाद का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी लगभग 200-250 हेक्टेयर रखी थी, 225 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर समिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टेयर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही। उसके पहले 1000 हेक्टेयर की जमीन की डिमांड आई। ये जो बदलते लोग हैं, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। आप अपनी टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए,
टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन गई, दिन दूनी रात चौगुनी, इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था। अभी इंदौर तो अपना है ही, वैसे भी इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार में आगे है ना राजेश भैया। इंदौर किस बात में आगे? तो मैं ऐसे एक पत्रकार से इंटरव्यू लिया, उसने कहा भैया देखो इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार व्यवसाय में आगे, आबादी में आगे, दूसरे सारे काम धंधों में आगे, कला में, संगीत में, साहित्य में, सब में आगे। और बोले आप सभा 230 विधानसभा में सीएम भी नंबर 1 की सीट पे बैठता था, और आपने बोला अपने पास रख लिया तो आप भी इसमें आ गए। तो आप इंदौर को आपने सब इन्वेस्टर सबमिट कर दी, तो आप इंदौर में क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा इंदौर में नहीं कर रहा मतलब? बोले इंदौर सब में आ गए। तो मैंने कहा मेरे को मालूम, इसलिए तो सबको इंदौर बनाना, हमको क्या तकलीफ है? पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना, इंदौर भी मध्य प्रदेश में तो है, तो इंदौर के साथ बाकी चीजों में भी सब क्षेत्रों में चले। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, बहुत सारी चीजों में, कई सारे सेक्टर में आप सबके लिए बड़ी संभावना। मैं बाकी आंकड़े देख रहा था तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि हमारे यहाँ 1.9 मिलियन भारतीय यूके में निवास करते हैं, बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ तो अभी बड़ी संभावना है कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आकर निवेश करते हैं। तो हमने भी एक क्रम बनाया। वैसे तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारा मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रत्येक संभाग में तो हम कर ही रहे हैं, अब ग्लोबली फरवरी में भोपाल में भी करने वाले, भोपाल में भी पहली बार होगी, सभी संभागों में पहली बार होगी। लेकिन हमने कहा ये करते रहना है। तो अपने प्रदेश के अंदर जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है, उनकी भी सारी कठिनाई समझते हुए वो 1 से 2 करें, उनके लिए भी अवसर दे रहे हैं। तो हर जगह जहां जहां भी व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना है, उनको भी आमंत्रण देना। मुझे इस बात का संतोष है, आज की स्थिति में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे एमओयू होकर के मध्य प्रदेश में और इससे और आगे जाकर के जैसे जैसे हमने कल्पना नहीं की थी, उससे आगे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बदलते दौर में आज के समय में किसी भी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी में सभी प्रकार से हमारी नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी, सोलर के अंदर भी, ओंकारेश्वर में, ममलेश्वर के पास तालाब के, नर्मदा जी के पानी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबली एक तरह से सोलर पार्क अपना बना है। तो टूरिज्म का होगा, एजुकेशन का होगा, हेल्थ का होगा, एनर्जी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, बल्कि अब तो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे अपने जो महानगर, इन महानगर में फूड इंडस्ट्रियां विभिन्न प्रकार की, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनकी आसपास की मेट्रोपॉलिटन कल्पना लेते हैं। उतनी झंझट नहीं है जितने यहाँ कानून ज्यादा बना देते, डेवलपमेंट कम करने देते, लेकिन थोड़ी उसको छूट देते हुए अपने विकास के मामले में मध्य प्रदेश के सारे दरवाजे खोल, और उसमें हमारे खास करके अपने जैसे लोग जो यहाँ से वहां तक दुनिया को भी देखा हुआ है, वो अपना व्यवसाय में सफलता के लिए देगा, तो उनको अच्छे से अच्छा अवसर मिले। मध्य प्रदेश में हमने बदलाव किए। बदलाव ये कि केवल आयुष्मान कार्ड लिया, और आयुष्मान कार्ड हमने अधिकतम लोगों के बनवाए। और ऐसे में अगर भिंड के हॉस्पिटल में आप भर्ती हो और उसको लगा कि उसको ग्वालियर पहुंचाना चाहिए, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई पहुंचाना है, अर्जेंसी है, अब इसको इमरजेंसी बोलोगे क्या? लेकिन उसके लिए अगर पास में हवाई पट्टी है तो विमान जाएगा, एयर एम्बुलेंस, और अगर वहां वो नहीं है तो हेलीकॉप्टर जाएगा। ये अपनी सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर दी पूरे प्रदेश में। हेलीकॉप्टर और विमान की जरूरत नहीं, प्लेन की जरूरत नहीं, मतलब उसका पैसा सरकार भर देगी। व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए एक एक आदमी की जान जरूरी है। ऐसे पहले हमको मालूम है एम्बुलेंस तो ले जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन बॉडी अगर कोई कारण से शरीर छूट गया तो बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप प्रत्येक जगह
कॉल करने पर वो गाँव तक भी ले जाए। ये तो समाचार अपन देखते, कोई ठेले पे, कोई हाथ में, कोई रिक्शे पे ले जाते थे, बड़ा खराब दृश्य लगता था, समाचार चलते। हमने व्यवस्था कर दी उसके लिए, सरकार एम्बुलेंस से बजाय 100 वाहन से उसको घर तक छुड़वा के आएगी। पूरे प्रदेश में किसी भी ऐसी कोई अवस्था नहीं लाए। हॉस्पिटल अगर खुलेगा तो एक 20 करोड़ का हॉस्पिटल अगर खोलता है तो 20 करोड़ के हॉस्पिटल में 5 करोड़ सरकार उसको अपने तरफ से अनुदान देगी। 100 करोड़ के होटल डालता है तो 100 करोड़ के होटल में अगर वो कन्वेंशन सेंटर है तो 40 करोड़ सरकार माफ करेगी। केवल 60 करोड़ में 100 करोड़ के होटल। ये लगातार हर जगह प्रमोशन करने के लिए उसके पीछे भाव ही है कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको हमारी सब प्रकार की सहूलियत दे करके ये सब अनुकूलता बनाने की जरूरत है। मेडिकल डिवाइस पार्क, अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बने। उसमें से उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी का मेडिकल डिवाइस पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन 900 हेक्टेयर का भी वो भी खत्म हो गया। फिर 900 का नया बनाना पड़ रहा है। ये अपना बदलते दौर का है उज्जैन, बदलते दौर का प्रदेश। और केवल महानी मेडिकल कॉलेज 2003 तक कुल 5 थे हमारे पास, 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में, 1956 में मध्य प्रदेश बना, 2003-04 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। 20 साल में अभी अपने पास 17, मतलब 3 तो मैंने अभी अपने समय चालू कर दी सरकारी, और 12 नए बने, 8 पाइपलाइन, 13 प्राइवेट है, तो 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लेकिन ये 20 साल में अभी हमने 14 के टेंडर 1 साल में लगा रहा है। ये अपने 50 मेडिकल कॉलेज जो है 1 ही साल के अंदर ये अपना बदलता है। 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन गई, 55 एक्सीलेंस कॉलेज, सभी जो नई शिक्षा नीति के बदलते पर। माइनिंग के अंदर भारत सरकार ने सबसे पहला पुरस्कार कर दिया। इतनी पारदर्शी तरीके से सभी माइनिंग की खदानों का नीलामीकरण किया, और इतना ही नहीं, सभी प्रकार के सेक्टर। और भगवान इसकी जैसी नियत वैसी बरकत भी देता है। अब पन्ना में बाकी मिले तो मिले, लेकिन अब ये सोना भी मिल रहा है। 2 माइनिंग की खदानें मिल गई मध्य प्रदेश के। अब हम तो कभी कल्पना नहीं करते, कोयला ही मिलता था, बहुत सारा सीमेंट के पत्थर मिलते थे, लेकिन अब सोना भी मिल रहा है। और वो नहीं, जिधर जो निकालना चाहो, ये जबरदस्त रूप से चारों तरफ से अनुकूलता आ रही। टूरिज्म का सेक्टर अभी आपने देखा, वो मेरे को लगा जैसे कुत्ता ऊपर से ऐसा लगता है कि देखना भैया बचा देना है, ऊंचा नीचे नहीं हो जाए। लेकिन वाकई में टूरिज्म के सेक्टर में सभी प्रकार की इतनी संभावना है। डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंचाया नीचे तक, ये अपना इस दौर का, बदलते दौर का ये यश है। आज हमारे अपने देश के अंदर ये जो लागू हुआ है, ये कई देशों के लिए उल्लेखनीय और बड़ा अलग प्रकार का है। यहाँ से अपनी बात चालू होती है कि अब बदलते दौर का, चाय वाले को मालूम था कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है। ये मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कोई खाता खुलता है, जो बैंकिंग के सबसे बड़े जानकार। लेकिन जो अपने ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति का, उसका हक का चीज उसके पास मिल जाए, अब इसमें क्या कठिन बात है। लेकिन आज हम सबके बीच में न केवल सफलता के साथ डिजिटल खातों का उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर। और ये मैं केवल उनकी नहीं, जो छोटे छोटे हमारे निवासी, उनको लाभ दिला रहे हैं। अब ये नीचे तक बाकी व्यवस्थाओं पे भी लागू हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगा करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जिनको जो सब्सिडी देना, वो डायरेक्ट देना चालू कर दी। बीच के सारे हर्डल खत्म कर दिए। हमने कहा कि हमको उद्योगपति में मदद करना, तो उनके खाते में पैसे पहुंच रहे सीधे, क्योंकि जो कमिटमेंट किया वो पूरा होना चाहिए। उसमें गलत क्या है? जो बात कही है वो दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जबलपुर का मैरिजोन प्राइवेट अस्पताल बना 108 एम्बुलेंस चालकों की दलाली का अड्डा, जहां हर एक दिन नए मामले निकलकर सामने आ जाते हैं। ये मामले जो जानकार हैं तो शिकायत कर देते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो इनकी मिली भगत का शिकार हो जाते हैं।
ऐसे ही एक मामला खुशीराम पिता शिवचरण डिंडोरी से आया है, जहां विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे। वहां डॉक्टरों ने विक्टोरिया हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, लेकिन 108 एम्बुलेंस चालक और मेडिजोन अस्पताल की मिलीभगत का शिकार हो गए। इन घटना की शिकायत जब हमारी मीडिया संवाददाता को मिली तो इस विषय पर जानकारी लेने जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ एडीएम से बात करने पर उचित कार्रवाई में मामले को लेकर जाँच करने की बात कही गई। अच्छा देखने वाली बात यह है कि ऐसे मामले पहले कई बार मेडिजोन अस्पताल में पहले भी हो चुके हैं, जहां प्राइवेट और 108 एम्बुलेंस अस्पतालों की लूट चरम पर है। केवल आम आदमी शिकार हो रहा है। बात यह है कि मामले उजागर होते हैं, समितियां गठित की जाती हैं, कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सबकी नजर में ये बात होती है, पर कहाँ खो जाती हैं फाइलें, कहाँ दब जाती हैं और प्राइवेट अस्पतालों का ये कारनामा आए दिन उजागर होती रहती है। आखिर क्यों नहीं होती कोई कार्यवाही? जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अस्पताल से हमें बोला गया तो आप यहाँ ले आए हमें। सब बोला है और क्या करें। मतलब सरकारी मेडिकल के लिए लिखा था, मेडिजोन ले आए आप एम्बुलेंस वाला, तो पैसे भी दिए थे एम्बुलेंस वाले को आपने? 5,000। और कितना बिल बना यहाँ आपका अभी? बिल अभी बताएंगे बाद में। भाई फिर भी कितना पैसा लग गया होगा? हमारा भी नहीं लगा, अभी 12,000 13,000 रुपये लग गया हमारा। 50,000 रुपये ने बोला था, 50,000 लगेगा, फिर बाद में मिल जाएगा तुम्हारा पैसा। अच्छा। इस तरह की कोई भी शिकायत, एक बार पिछली बार एक शिकायत हुई थी, तो जिसमें जो है कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा ये जांच कराई थी। जिले स्तर पे एक समिति गठित है, समिति जो है जांच करती है और जांच के उपरांत अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर एक और मामला आया है लगातार, जो कि सतना की पूजा अस्पताल से रेफ़र होके आया था पेशेंट को। सर उनसे एक्सीडेंट क्लेम के नाम पे सर 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं मेडिजोन के हॉस्पिटल संचालक। अभी आपने ही ये बात हमको बताई है, तो इसके संदर्भ में अभी हमने CMHO से बात करी है। वो जो है जांच करके जो विधिवत रिपोर्ट बना के देंगे, तो जिले स्तर से जो समिति गठित है, समिति निर्णय लेगी, उसके उपरांत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर पुराने मामले में भी लगातार समिति ने अभी एक भी स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की है। अभी समिति सभी को बुलाकर उनके साक्ष्य बयान किए जा रहे हैं। साक्ष्य बयान पूर्ण होने के बाद ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर एम्बुलेंस चालक का जो मामला है, विक्टोरिया मेडिकल आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी एक अलग गुट बन गए हैं, जिनसे जो है आम नागरिक परेशान हो रहा है। अभी जो भी शिकायत मिलती है, शिकायत के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और सर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को भी देखा जाए तो वो लगातार कमीशन खोरी के चक्कर में, किसी भी हॉस्पिटल में जो कमीशन को लेन देन के चक्कर में उनको भर्ती करा दिया जाता जैसे है। हमने आप लोगों को बताया कि शिकायत प्राप्त होने पे ही कार्रवाई होती है, और अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी विधिवत जांच होती है और जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाती है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर 4 बदमाशों ने बेड़ाघाट के बेहदन गांव निवासी युवक से मारपीट कर बाइक लूट ली। पीड़ित शिकायत दर्ज कराने बेड़ाघाट थाने पहुंचा तो मामला सीमा विवाद में उलझ गया। बेड़ाघाट पुलिस वारदात स्थल को पंजीवनी नगर और संजीवनी नगर पुलिस बेड़ाघाट थाना क्षेत्र में होने की बात कहकर FIR दर्ज करने से बचती रही। बात आला अफसरों तक पहुंची तब 20 घंटे बाद शुक्रवार शाम को FIR दर्ज की गई। उधर लापरवाही बरतने के आरोप में संजीवनी नगर थाना प्रभारी अंजलि उदेनिया को शनिवार दोपहर लाइन हाजिर कर दिया गया। बेड़ाघाट थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया के खिलाफ प्राथमिक जाँच की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मामला सामने आया जहां पर एक TI संजीव नगर TI को निलंबित कर दिया गया है। सीमांकन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। कुछ जो पीड़ित था वो लगातार भेड़ाघाट भी गया, फिर संजीवी नगर गया। किस तरीके से पूरा मामला है और भेड़ाघाट TI पर भी क्या जांच होगी? 21-22 तारीख की दरमियानी रात एक आवेदक अपने एक्सेस स्कूटी से जा रहा था, तो 4 लोग उसको रोककर पैसा मांगते हैं और उसकी स्कूटी एक्सेस जो थी उसको छुड़ा ले गए। इसमें थाना प्रभारी भेड़ाघाट मौके पे पहुंचती है और उसका मेडिकल भी कराती है। उनको लगता है कि ये क्षेत्र संजीवनी नगर थाना इलाका का है, तो वो संजीवनी नगर थाने के सुपुर्द कर देती है। ये खुद भी उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं करती हैं और संजीवनी नगर भी सही धाराओं के तहत उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं किया और उसमें देरी की और न किसी वरिष्ठ अधिकारियों को इन दोनों थाना प्रभारियों ने सूचना दी। तो इसमें प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी संजीवनी नगर को लाइन अटैच कर दिया गया है और इसमें थाना प्रभारी भेड़ाघाट संजीवनी नगर और एक इसी तरह की घटना मढ़ोताल में भी हुई थी,
उन्होंने भी कंट्रोल रूम या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी। इन सभी मामलों की एक प्राथमिक जांच कराई जा रही है और जांच के बाद इसमें अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, सीमांकन को लेकर लगातार विवाद जो है इसमें आता रहा। अब जो है वरिष्ठ अधिकारी आप लोग ने कुछ ऐसा रूल्स बनाया है कि अब ऐसा दिक्कत ना हो लोगों को? CSP, एडिशनल SP और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिले के भीतर तो सीमांकन जैसी कोई बात ही नहीं है। जहां भी फरियादी आता है तत्काल उसकी FIR 0 में दर्ज कर संबंधित थानों को भिजवाएं और किसी भी हाल में उनको परेशान करने या उनकी फरियाद नहीं सुनने बाबत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि इसमें उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इन बातों का उन्होंने उल्लंघन किया और इसीलिए इसमें जांच की जा रही है। भोपाल में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए आज का दिन और भी खास है। संविधान शिल्प के सभी लोगों को नमन करता हूँ। संविधान नागरिकों को सशक्त करता है। संविधान किसी एक का नहीं, सभी का संरक्षक है। देश का प्रत्येक नागरिक संविधान को समझे और पालन करें। संविधान दिवस केवल राजनीतिक दलों का उत्सव नहीं है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान को बनाने में बाबा साहेब का विशेष योगदान रहा। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। बाबा साहब के चरणों में हम नमन करते हैं। उन्होंने संविधान का इतना बड़ा ग्रंथ हम लोगों को दिया। संविधान दिवस 26 नवंबर की ऐतिहासिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना गर्व और हर्ष की बात है। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व और प्रसन्नता का दिवस है। विश्वव्यापी मूल्यों की पारस्परिक समझ का अवसर और उत्सव है, क्योंकि इस वर्ष संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए यह वर्ष और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्व को देखते हुए इस वर्ष को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। संविधान दिवस के पावन प्रसंग पर भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभी महान व्यक्तियों का पुण्य स्मरण करते उन्हें नमन करता हूँ, जिसकी अद्भुत दृष्टि के प्रयासों में हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो सभी नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। संविधान हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जो हम सबका मार्गदर्शक है। संविधान को देश के हर नागरिक के अंगीकृत किया है, इसलिए संविधान के वास्तविक संरक्षक हम भारत के लोग ही है। संविधान जहां एक और नागरिकों को सशक्त करता है, वहीं दूसरी और नागरिक भी अपने आचरण के व्यवहार से संविधान का समर्थन और संरक्षण करते हैं। मैं समझता हूँ कि संविधान की किसी एक का नहीं बल्कि सभी का संरक्षण है, इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर नागरिक का अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सजग और सक्रिय रहना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक समर्पित भाव से संविधान के उद्देश्यों, महत्व को समझते और समुचित पालन के द्वारा संविधान के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन करे। हम सबका दायित्व है कि संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव बिना एक सशक्त और समावेशी समाज बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। जरूरी है कि संविधान निर्माताओं द्वारा स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए लंबे संघर्ष
और त्याग के बारे में भावी पीढ़ी को परिचित कराया जाए। संविधान दिवस को केवल शासन और राजनीतिक दलों का उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार के उत्सव के रूप में मनाया जाए। आज संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि अपने सभी कार्यों में संविधान नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्य निष्ठा से साथ दोहराए। संकल्प करें कि वे अपने आचरण और व्यवहार के संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने में सक्रिय योगदान देंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वालों बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 6000 विक्रमी को एकड़ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। आभार। भारत माता की जय। कोई ऐसा है जो इनके समर्थन में नीचे बैठ के पकड़ ले। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आज संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2015 से यह संविधान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय है और हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जिन सारे विभूतियों ने यह संविधान का निर्माण किया है उन सबके बारे में विस्तार से जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिले कि हमारा संविधान किन लोगों ने बनाया, किन विभूतियों ने बनाया और संविधान सभा ने इसको पारित किया। तो यह 26 नवंबर 2039 को यह संविधान बनकर के तैयार हुआ और अंगीकृत किया, लेकिन यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ है। और निश्चित रूप से हमको भारतवासियों को बड़ा गर्व है कि हमारा यह ग्रंथ, हमारा यह संविधान हम सबको मिला है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सब इसमें सम्मिलित है। धर्म, हमारे सभी धर्मों का इसमें सम्मान किया है। निश्चित रूप से हमारा संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है। राहुल गांधी और मध्य प्रदेश की भी इसमें अहम भूमिका रही है। निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर, राहुल गांधी संविधान में बोल रहे हैं आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बार बार बात कर रहे हैं कि 50% से अधिक आरक्षण किया जाए। क्या लगता है? बचाओ यात्रा भी निकाल रही है। मुझे लगता है कि वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हों चाहे कांग्रेस के जितने नेता हैं, मुझे लगता है वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं, वो धरातल पे बात नहीं कर रहे हैं।
सर संविधान बचाओ यात्रा भी निकाल रही है एमपी में आज कांग्रेस। वो चाहे जितनी यात्राएं निकाले, उन्होंने बहुत यात्राएं निकाली, लेकिन लोगों ने उनको जवाब दे दिया, जनता ने उनको जवाब दे दिया। सर 5,000 करोड़ का फिर कर्जा लेने जा रही है सरकार। कर्जा लेती है, कर्जा समय पर चुकाती है, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। इस विषय को हम बहुत बार विधानसभा के फ्लोर पर भी कह चुके हैं। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती? कर्जा लेकर के हमने डेवलपमेंट किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया और वेतन भत्तों में उस कर्जे का उपयोग किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। धन्यवाद। चलिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संविधान, समाज, संस्कृति सबको एक मूल मंत्र में जोड़कर रखती है। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से भी हम सबसे आगे हैं। संविधान जितना मजबूत होगा उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। दुर्भाग्य की बात है मीडिया पर सरकार का कब्जा है। संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कूटराघात किया है। चुनाव आयोग सरकार का तोता है, ये क्यों कहा जाता है? साथ ही विधायक बेचे और खरीदे गए। न्यायपालिका में भी फैसला मैनिपुलेट किए जाते ही आरोप लगाए। देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, मैं उनसे मिलने का समय मांग रहा हूँ। 4200 रुपए किसानों को सोयाबीन का दाम मिल रहा है, जिसका किसानों ने विरोध किया। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव था तो पीएम ने जितना दाम वहां बोला वह यहाँ भी दिया जाए। मैं बुधनी और जयपुर में इस मुद्दे को लेकर जनता से वोट मांगा। 3000 लाडली बहनों को दो, 450 रुपए गैस सिलेंडर दो। सरकारी पैसे से कर्मचारी, अधिकारी और अपने परिवार को टूर पर लेकर विदेश गए हैं मुख्यमंत्री। एमपी में जनता के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव क्यों? मध्य प्रदेश के कई जिले से जहां किसान खाद की किल्लत को लेकर हंगामा कर चुके हैं, वहीं भोपाल, टीकमगढ़, रायसेन, भिंड, पन्ना, रीवा महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई। शिवराज नेतागिरी के लिए किसान के बेटे थे और सच में किसान का मैं बेटा हूं। जीतू पटवारी जाएंगे बुधनी की जनता का करेंगे सम्मान। बुधनी की जनता ने सरकार को दिया संदेश, किसानों को किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे तो किसान उतरेंगे सड़कों पर। किसानों ने हमें वोट देकर बीजेपी को संदेश दिया, विजयपुर में भी करेंगे किसानों का सम्मान। वहीं किसानों के हित में बीजेपी कार्यालय में भी बुलाएंगे तो हम जाने को तैयार हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर विधानसभा का भी करेंगे घेराव। पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस देश की अनेकता में इसकी एकता है, इस देश की जो विभिन्न परंपराओं, भाषाओं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विशेषताओं को एक में जोड़ के रखती है, उसका जो मूल मंत्र या उसका जो मूल दस्तावेज है संविधान, उसके वो दिवस है, मैं उसकी शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। ये बात प्रचलन में है, पूरी दुनिया में इस भावना को व्यक्त किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है और सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, जो आर्थिक रूप से भी सबसे संपन्न देशों की गिनती में सबसे अग्रणी है। हमें गर्व है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान जितना मजबूत होगा उतना देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान एक ऐसी प्रतिलिपि है जो जिन हाथों में रहेगी, जो इसका सत्ता में बैठे लोग उपयोग करेंगे तो इसकी और ताकत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उपयोग करने वाले के ऊपर है, या संविधान को किस रूप में निरूपित किया जाए, वो व्यक्ति कैसे हैं, वो संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप देश चलाना चाहते हैं या संविधान को कमजोर करके देश चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि देश में आज आवाज़ें उठती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये शब्द आया ही क्यों? प्रश्न ये है। मीडिया एक ऐसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मूल धुरी है, विपक्ष से ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने में, वो मीडिया है। उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना देश के हर राजनीतिक व्यक्ति का और देश के देशभक्त नागरिक का दायित्व है। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। विधायिका
जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग, जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता, चुनाव आयोग सरकार का तोता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए, किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा। हमारा देश पहला हो गया विश्व में ऐसा जहाँ 600 से ज़्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल हुए। यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कितना दल बदल के कानून को या राजनीतिक रूप से उस मर्यादा को कितना छीन किया गया। न्यायपालिका पर भी कैसे फैसले मैनिपुलेट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, कई बार आरोप लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश की मूल ताकत है धर्मनिरपेक्षता। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे, यानी ये उस मूल भावना के विपरीत है संविधान की। तो किन हाथों में है देश? मैं मानता हूँ कि देश के हर नागरिक को आज संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की ताकत को बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को ताकत देना सबका दायित्व है। मैं फिर से संविधान दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को देता हूं और आशा करता हूं कि इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जिसे पिछले ग्यारह मंगलवार से मैं समय मांग रहा हूं कि किसानों के हितों की बात करना है, पॉजिटिव करना है, कुछ सजेशन देना है। तो ये 11वां मंगलवार है, अभी तक उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। आज भी मांगा है, तो मैं फिर से आपके माध्यम से शिवराज जी से आग्रह करता हूं, ट्विटर के माध्यम से करता हूं, उनको पत्र भी लिखता हूं, जो उनके सरकारी विभाग है वहाँ भी लिखता हूं। और ये मामा का घर है ना, ये मामा का अलग है और दो घर है। अब मामा का कौन सा है वो मुझे नहीं पता, 2 घर है वहाँ, एक घर के 2 बनाए हुए। मुकेश भैया मैं गलत तो नहीं? 2 का 1 बनाया और केजरीवाल से ज्यादा पैसा खर्च किया है उसमें। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे ये जवाब विधानसभा का पता नहीं है, पर मुझे तो 2 घर का पता था वहाँ। जो एक घर है मामा का कौन सा उसमें मैंने नहीं देखा, तो उसमें भी चिट्ठी पहुँचा था, मामा के घर में भी चिट्ठी। तो मामा जी से फिर निवेदन है कि आप देश के कृषि मंत्री हो, कांग्रेस के भी देश के कृषि मंत्री आप ही हो, मेरे भी देश कृषि मंत्री आप ही हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, हमें समय दो। मामा जी, आप दिल्ली बुलाओगे तो हम आने को तैयार हैं, आप बुधनी में कहाँ आपका घर है, जेत में, वहाँ बुलाओगे तो आने को तैयार है, आप मामा का घर जो भोपाल में वहाँ बुलाओगे तो आने को तैयार हो। बीजेपी के कार्यालय में भी हमें समय दोगे किसानों के हितों के लिए, तो वहाँ भी जाने के लिए हम तैयार हैं। मामा जी, आप हमें समय दो, किसानों के हित की, किसानों की रक्षा की और किसानों के लिए के भविष्य की आपसे सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो उनसे आग्रह वो भी दें। और कुछ बात रह गई होगी तो अभय जी भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं फिर से, इस लड़ाई की शुरुआत हो रही है अभी बुधनी और विजयपुर, इसकी शुरुआत हो रही है जब विधानसभा का सत्र आएगा तो उसका घेराव, और इसकी शुरुआत हो रही है कि हर मंडी में एक दिन कांग्रेस पार्टी 15 दिन का पखवाड़ा, हर मंडी में आंदोलन करेगी, 15 दिन तक लगातार इस सरकार को घुटने पे लाएगी, मजबूर करेगी। मोहन जी लंदन से जब टूरिज्म करके आ जाएंगे तब उनको चैन से, वहाँ चैन से सोए होंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ जाए नहीं जाए आई डोंट नो, पर यहाँ आएंगे तो फिर चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से बुधनी की और विजयपुर के मतदाताओं को, खासकर मेरे कार्यकर्ताओं को, जो वहाँ हमने विधायकों की ड्यूटी लगाई थी विजयपुर में, जो पूर्व विधायकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसमें करवा चौथ के दिन अपनी धर्म पत्नियों से जो पूजा पाठ, एक धार्मिक व्यवस्था, उसको छोड़कर सेवा की मेरे परिवार के लोगों ने। वो दिवाली के दिन, जब सब पूरा प्रदेश और देश दिवाली अपने घरों में मना रहा था, जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता विजयपुर में और बुधनी में लोगों के साथ, गरीबों के साथ दिवाली मना रहा था, उन सब परिवार वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
मैं अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी थी जो हमारे लोकसभा के परिवार के साथी हैं, जिनको हमने चुनाव में टिकट दिया था। नीटू सिकरवार, लाखन सिंह यादव, जयवर्धन सिंह, अशोक सिंह, जो हमारे दिनेश गुजर, पंकज उपाध्याय, ऐसे महेश परमार, ऐसे तमाम, फूल सिंह बरैया जी, हमारा बैजनाथ कुशवाहा जी, बाबू जंडेल, ऐसे तमाम परिवार के लोगों ने जान झोंक दी विजयपुर में। और भी ऐसे सैकड़ों में नाम कुछ के ले पाया हूँ, तो मैं उनको खूब साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बुधनी के कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूँ कि शिवराज जी हमेशा चुनाव को लूटते थे। उन्होंने, जब मैं बुधनी गया इस चुनाव की तैयारी को लेके, तो 80% जगह एक बात एक जैसी निकल के आई कि हमें बूथ पे नहीं बैठने दिया जाता है और प्रशासन कब्जा कर लेता है। तो इसका मतलब प्रशासनिक रूप से वो चुनाव लूटते थे। तो मैंने भरोसा नहीं किया कि ये तो चुनाव इतने लंबे हारते हैं तो उसके बहाने होंगे। पर जब हमने अपने बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, तो केवल बूथ पर अच्छी मेहनत से चुनाव लड़ा तो परिणाम आपके सामने है। तो मैं बुधनी की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सब परिवारजनों को, ये शैलेन पटेल जी बैठे हैं, हमारे राजकुमार पटेल जी, हनुमान जी भी हैं, हे आए क्या यहाँ थे ऊपर, वो हनुमान जी जो इससे पहले लड़े थे, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी और उसका परिणाम आपके सामने है। एक भाषण से मैं उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। आदरणीय जोशी जी, जरा प्ले करो। ये एक भाषण है प्रधानमंत्री जी का, जो महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने अभी भाषण किया था। नहीं हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र में अगर आप हमें वोट दोगे तो हम 6,000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन का करेंगे। सरकार ने इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। एक बात ऊपर से क्या हुआ? महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। सौभाग्य के लिए दुर्भाग्य, देश के कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान के बेटों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4230 रुपये लागत मूल्य सोयाबीन का सरकारी आंकड़ा है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री है 3500 से 3800 या 3000 से 3800। तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, जिलेवार हुए। कई सामाजिक किसानों के संगठन ने और राजनीतिक दलों ने भी किए, कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह की। हमने बुधनी में भी इसको लेके एक ट्रैक्टर रैली निकाली, चूँकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था। तो हमने मांग की कि 6,000 रुपया कुंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम समर्थन मूल्य पर लेंगे 4830 रुपया, राइट, 4892 रुपये, मतलब लगभग 4,900 रुपया, लगभग 2-3-8 रुपये कम। पर मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन उसके बाद खरीदी गई, अलग अलग भाषण दिए, आप लोगों ने हेडिंग बनाई, चालू। अब फिर से मंडियों में 3,000 से 3,800 रुपये बिक्री है सोयाबीन। दोषी कौन है? ये पाप शिवराज जी क्यों करते हैं? मैंने दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे थे।
हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतदाताओं से बात की थी कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3000 बहनों के लाडली बहना का दाम था और 450 रुपये का आपको गैस सिलेंडर देना। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगा, और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं वो सही है, और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मांगो, दो। मैं फिर से शिवराज जी को, मोहन यादव जी को, क्योंकि वो विदेश में है, अभी इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने, और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। उनके साथ धर्मपत्नी भी है, भारतीय परंपराओं में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर टूरिज्म पे गए हैं सरकारी पैसे से, कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेके। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सोयाबीन का दाम जब 6000 वहाँ बात हो सकती है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों? ये दो विचार क्यों? एक देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी। एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप ये 6000 रुपया कुंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें, और जो किसान उससे पहले बेच चुके हैं, जो शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है, और सोयाबीन मंडी ले जा चुके हैं, उनको भावांतर दें। मुख्यमंत्री बहुत, शिवराज जी भावांतर की बातें करते थे, भावांतर दें। बहुत सा इसका डेटा है, हम लिखित में देंगे आपको कि कितनी सोयाबीन होती है, कितना देना चाहिए, कितना। पर इससे बड़ा एक और मुद्दा है कि सरकार का निकम्मापन है किसानों के लिए, और मोहन सरकार का निकम्मापन है कि डिमांड ही कम की। अब किसान किल्लत में रोड पे है, एक तरफ वोट लेने हैं तो 6000 रुपये का सोयाबीन, एक तरफ चुनाव हो गए तो जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं हमें। तो ये इनकी दोहरी नीति है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई सरकार की बात, पत्रकार भाइयों, ये तो हो गई सरकार की बात। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व कैसे इस पूरे घटनाक्रम में निभाई? हम फिर से बुधनी जा रहे हैं, और बुधनी के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह करेंगे। वहाँ की जनता को, जो वहाँ की जनता है, उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया, वो अपनी जगह, वो उनके हम ऋणी हैं। इस दौर से निकालने के लिए, जो 1 साल का दौर गया, संकट का दौर कांग्रेस का, उससे निकालने में उनने सहयोग किया। उससे ज़्यादा उनका धन्यवाद करेंगे कि उनने सरकार को मैसेज दिया कि किसानों के 6000 रुपया कुंटल आपको सोयाबीन के दाम देने पड़ेंगे। ये हम जो बोल रहे थे उस पर एक तरह से सील लगाई बुद्धि की जनता ने। तो वहाँ जाकर फिर से इसकी शुरुआत करें कि 6000 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम दो, नहीं तो किसान का बेटा सड़क पे मिलेगा। 3100 धान के दाम दो, नहीं तो किसान चुप रहने वालों में से है ही नहीं, न कांग्रेस है। 2700 रुपये गेहूं के दाम दो। मोहन भैया, लंदन में सुनो कि किसान सेंट्रिक नैरेटिव मत ने मतदान करके कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस लड़े। मैं फिर से, हम बुधनी और विजयपुर दोनों जगह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इस लड़ाई की, कि इनको इनका घोषणा पत्र पूरा करना चाहिए। जब विधानसभा का सत्र आएगा उसके बाद वहाँ घेराव भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मंडियों में इसका आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी आपसे, इसका पूरा प्रोग्राम अगले महीने जनवरी में, फरवरी में जब गेहूं की फसल आएगी मार्च के आसपास, तब पूरा मंडियों में इसका आंदोलन करेंगे। जैसे हमने पहले भी इस बात को करा था कि हम ट्रैक्टर रैलियां निकाले, हर जिले में निकाले, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए, किसानों के हित के लिए किए, और उसका प्रतिसाद हमें विजयपुर और
बुधनी की जनता ने दिया। अब हम ये लड़ाई को और बड़ी करेंगे और किसानों का हक, अधिकार इस सरकार ने जो वादे किए पूरे करने के लिए इनको मजबूर करेंगे।